नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की आप इससे पहले 3 किस्तें सुन चुके हैं। अब चौथी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। रात 10 बजे तक का वक्त मैंने होटल के डाइनिंग हॉल में गुजारा। मैं ज्यादा शराफत का मुजाहरा करके अपने मुतल्लिक किसी को सोचने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। हर कदम पर एहतियात दरकार थी। अभी मिशन शुरू हुआ नहीं था और पै दर पै मुसीबतें आने लगी थी। मैं चौकन्ना और बेदार था। करीबन 11:30 बजे तक मैं अपने कमरे में लेटा मुतालिया करता रहा। फिर सुबह को पेश आने वाले वाकयात के बारे में सोचता सोचता सो गया। सुबह मैंने तमाम दरवाजों के पर्दे दोबारा चेक करने के बाद वहीं कमरे में नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हजूर अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ मांगता रहा। सुबह का नाश्ता मैंने डाइनिंग हॉल में ही किया था और थोड़ी देर के बाद मैं अपने टारगेट की तरफ जा रहा था। बलवाड़ा हवाई अड्डे की तरफ होटल से मैं आम शहरी के लिबास में ही बाहर निकला था, लेकिन एक वीरान सी जगह अपने कपड़े तब्दील करने के बाद मैं अब एक देहाती का रूप धार चुका था। अपने असली कपड़े मैंने स्टेशन के लाकर में महफूज कर दिए थे और खुद मैं एक साइकिल रिक्शा में बैठकर लारी अड्डे पहुंच गया था। लुधियाना से एक बस के जरिए मैं रायकोट गया। यहाँ रास्ते में मेरा टारगेट था। बस की खिड़की से मैंने देखा सड़क के किनारे हवाई अड्डे के सिर्फ मुतल्लिका दफातर थे। उसका टेक्निकल एरिया यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं आता था। दुश्मन ने इतने बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीके के साथ अड्डे को कैमोफ्लेज किया था कि बेइख्तियार उसे दाद देने को जी चाहा। बहरहाल एक सरसरी नजर से मैंने हालात का अंदाजा लगा लिया था। बस आगे निकल गई। मैंने रायकोट ठहरना ही मुनासिब न समझा और जगड़ाऊं और मुल्लांपुर होता हुआ वापस लुधियाना आ गया। मुझे हवाई अड्डे के अंदर दाखिल होना था और उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए, यही सबसे अहम और जरूरी मसला था। लुधियाना में करीबन 4-5 बजे पहुंचा। एक मामूली से होटल में कुछ खाना खाया और 6 बजे एक सिनेमा हॉल में जा घुसा। यहाँ एक खासी मज़ाहिया फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ख्याल पर्दा स्क्रीन की तरफ कहाँ था। मैं तो कुछ और ही ख्यालों में सोच रहा था। रेलवे स्टेशन से मैंने अपने कपड़े हासिल कर लिए थे और अपनी मुअज़्ज़ज़ शक्ल इख्तियार कर ली थी, जबकि दूसरे कपड़े मैंने दोबारा लाकर में रख दिए थे। कपड़ों की तब्दीली के लिए एक मकामी तफरीगाह के एक कोने में मुझे बड़ी शानदार जगह मुयस्सर आ गई थी। सिनेमा में मेरी साथ वाली सीट पर बैठे नौजवान ने मेरी ज़ाहिरी वज़ाकता से मुतासर होकर मुझसे राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे गैर जरूरी जानकर कोई खास लिफ्ट न करवाई। हाफ टाइम के वक्त जब उसने एक बैरे को आवाज देकर बोतल लाने के लिए कहा तो मुझे उसकी जुबान से रायकोट और मुल्लांपुर के लोगों का मखसूस अंदाज झलकता दिखाई पड़ा और उम्मीद की एक किरण पैदा हो गई। मुमकिन है ये नौजवान मेरे बनाए हुए मंसूबे में कहीं फिट बैठ जाए। जैसे ही बैरे ने उसे बोतल खोल कर देना चाही, मैंने बैरे के हाथ से पकड़ ली। एक नहीं 2 मैंने बैरे से कहा। नौजवान ने हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा। एक तरफ तो उसने सोचा कि मैं उससे बात करने का रवादार नहीं था, अब उससे इतनी बेतकल्फी का मुजाहिरा कर रहा था। क्षमा करना यार, असल में एक उलझन आन पड़ी है, वरना मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ। उसे दूसरी बोतल थमाते हुए मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, उलझने भी इंसानों के लिए बनी हैं और इसका हल भी इंसानों ही के पास है। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। उसने मेरी जाहिरी हैसियत से मुतासर होते हुए कहा, कहाँ रहते हो, क्या शुभ नाम है तुम्हारा? मैंने उससे दोनों सवाल इकट्ठे कर दिए। रायकोट में रहता हूँ और प्रकाश नाम है मेरा। वेल डन, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। मेरा नाम भी प्रकाश ही है। प्रकाश भैया, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैंने वाकई खुशी का मुजाहिरा कर डाला। कुदरत ने उसे मेरे लिए गैबी मदद बनाकर जो नाजिल किया था। फिल्म के खात्मे तक हम दोनों बड़े बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। प्रकाश रायकोट की एक खतरी फैमिली का लड़का था। लुधियाने में मुलाजमत करता था और यहाँ एक किराए के कमरे में रहाइश रखता था। अभी तक मैंने ही उससे सब कुछ पूछा था, अपने मुतल्लिक सिवाय अपने नाम के और कुछ नहीं बताया था। मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ होटल में ले आया। हैप्पी होम के डिनर ने उसे मेरा और भी गर्विदा कर दिया। अपने कमरे में उसके लिए मैंने वलायती शराब के 2 बेहतरीन पैग मंगवा लिए थे। 3 साल तक अगर मैंने इसे छुआ भी तो मैं मर जाऊंगा। शायद तुम यकीन न करो, मैं कैंसर की पहली स्टेज से वापस जिंदा लौटा हूँ। मैंने अपने सिलसिले में मुआजरत करते हुए उससे कहा, महाराज जी, मेरे लिए ऐसी खास जरूरत भला क्या थी? उसने मुतशुक्राना लहजे में मुझसे कहा, तुम मेरे मेहमान नहीं प्रकाश, मेरे दोस्त भी हो। मुझे हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है। मैं एक उलझन में गिरफ्तार हूँ, इसलिए वहाँ से यहाँ आया हूँ। आप कुछ कहिए तो शायद उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। दरअसल मैं एक खास मिशन पर यहाँ आया हूँ। हमारे घर एक रिश्ता आया है। लड़का एयरफोर्स में मुलाजिम है। मैंने उसकी शक्ल अभी नहीं देखी क्योंकि रिश्ता घर वालों ने मेरी गैर मौजूदगी में किया है। लड़के के नाम और रैंक मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो आजकल बड़वाड़ा हवाई अड्डे पर काम कर रहा है। मैंने दिल्ली में उसके मुतल्लिक एक परेशान कुन खबर सुनी है जिसकी तहकीकात करने आया हूँ।
और ये भी चाहता हूँ कि ये सब कुछ उसकी लाइल्मी में हो जाए। अगर उसे पता चल गया और लड़का भी ठीक ही निकला तो ख्वाह एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मैंने भी आखिर अपने मंसूबे के मुताबिक एक कहानी घड़ ली थी। अरे बस इतनी सी बात, मेरा कजन वहाँ काम करता है, रायकोट के कई लड़के वहाँ मुलाजिम हैं, उनके जरिए। यही तो सारा मसला है। मैं सिर्फ एक काबिल एतमाद आदमी चाहता हूँ जो मुझे अड्डे पर ले जाए और उसे दूर ही से दिखा दे, बाकी मैं जानूं और मेरा काम। मैंने जवाब दिया, आप इस बात की फिक्र बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दें, कल आपका काम हो जाएगा। उसने बड़ी मोहब्बत और जोश से मेरा हाथ दबाते हुए कहा। मैंने होटल इंतजामिया को अपने कमरे में एक फालतू बेड लगाने का आर्डर दे दिया था और वो रात प्रकाश ने ना करने के बावजूद मेरी जिद के आगे हथियार डालते हुए वहीं बसर की। अब हम दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। उसके वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि दुनिया में इतने अजीम और नेक इंसान भी पाए जाते हैं। सुबह प्रकाश नाश्ता करते ही चला गया। थोड़ी देर के बाद उसकी वापसी हुई। वो काम से छुट्टी लेकर आया था। हम दोनों इकट्ठे ही रायकोट रवाना हो गए। प्रकाश के घर वालों ने मुझे हाथों हाथ लिया। न जाने उसने मेरे मुतल्लिक क्या क्या उन्हें बताया था कि वो लोग मेरे आगे पीछे बिछे जा रहे थे। हर दूसरा पहले से बढ़ चढ़कर मेरी खिदमत कर रहा था। हिंदू मुआशरे में पर्दा नाम की किसी चीज का तसव्वुर नहीं पाया जाता। जल्द ही हम सब आपस में घुल मिल गए थे। शाम तक मैं और प्रकाश रायकोट में घूमते रहे। इसी असना में मैंने इर्द गिर्द के इलाके में कायम शुदा तनसीबात का बखूबी जायजा ले लिया था। प्रकाश के वालिद की एक खटारा सी मोटरसाइकिल थी जिस पर हम रायकोट के इर्द गिर्द देहाती इलाके में घूमते रहे। मोटरसाइकिल में खुद चला रहा था और जानबूझकर ऐसे रास्तों पर सफर कर रहा था जहां मोबाइल रेडार सिस्टम या एंटी क्राफ्ट गन्स की मौजूदगी के इम्कानात ज्यादा थे। पहले ही महरले पर कुदरत ने मेरा भरपूर साथ दिया। उसके इस इनाम पर जो प्रकाश की सूरत में मुझ तक पहुंचा था, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और पिछले 2-3 रोज की बेचैनी और खौफ खत्म हो गई। दुश्मन की इस इलाके में नकलो हरकत में नजरों के रास्ते मेरे जहन में महफूज हो चुकी थी और अब किसी भी वक्त कागज पर मुंतकिल होकर मेरे मुल्क तक पहुंच सकती थी। दिन भर हमने जी भर कर आवारागर्दी की। शाम को इसका कजन सालक राम ड्यूटी खत्म करके घर आ गया। वो हवाई अड्डे की एक वर्कशॉप में काम करता था। प्रकाश ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा तारुफ उससे करवाया। उसका गायबाना तारुफ मुझे पहले ही अच्छी तरह हासिल था और उसकी ही नहीं बल्कि भारतीय नौजवानों की सबसे बड़ी कमजोरी मेरे ब्रीफकेस में मौजूद थी। वलायती शराब की बोतल की एक झलक ने उसे मेरा ताबेदार बना दिया था और ये झलक मैंने एक खास तरीके से अचानक ब्रीफकेस खोलते हुए उसे दिखाई दी। महाराज जी शीश वर्मा नाम के 2-3 अफीसर हैं, आप कुछ उनके मुतल्लक बताइए। उसने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा था। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर ये उससे वाकिफ होते तो खुद ही न चले जाते। प्रकाश ने जो इससे खासा बेतकल्लुफ था उसे कहा। ठीक है महाराज जी, मैं बारी बारी सबसे किसी बहाने आपको मिलवा दूंगा। अपने सभी यार हैं। उसने एक मखसूस अंदाज से आंख दबाते हुए कहा। शुक्रिया भैया, तुमने तो मेरे सर से अच्छा भला बोझ उतार दिया है। रात को दोनों जी भर कर शराब नोशी करते रहे। मेरे मुतल्लक घड़ा गड़ाया बहाना पहले ही मौजूद था, इसलिए किसी ने मुझसे इसरार नहीं किया था। रात मैंने रायकोट में प्रकाश के घर पर बसर की। अगले रोज सालिक राम तो सुबह सुबह उठकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। हमें बाद में आने के लिए कहकर गया था। थोड़ी देर के बाद हम लोग भी उसके पीछे जा रहे थे। गार्ड रूम में हमारी मुलाकात सालिक राम से करवाई गई। वो हमें अपने साथ वर्कशॉप में ले गया। सालिक राम की अपने ऑफिसर इंचार्ज से गाड़ी छीनती थी, इसलिए किसी ने उसकी बात का नोटिस न लिया। हर जगह उसने मेरा तारुफ अपने कजन की हैसियत से करवाया जो दिल्ली से आया था, जिसे हवाई अड्डा और जंगी जहाज देखने का बेहद शौक था। हर कोई अपनी अपनी बसात के मुताबिक मुझे और प्रकाश को खुशामदीद कह रहा था। करीबन 2 घंटे तक हम हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। इसी असना में मैंने वहाँ की तमाम जज़्वियात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ली थी। सारा हवाई अड्डा मेरे सामने था। वहाँ मौजूद एक एक चीज़ मेरी नज़र में थी। उनको दिखाने के लिए दोनों शीश वर्मा से मुतल्लक मैंने तहकीकात में खासी सरगर्मी दिखाई थी और उन लोगों को अपने सच्चे होने का यकीन दिलाया था। अच्छा यार, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। तीसरे शीश वर्मा से फिर कभी मिल लेंगे, मैंने गर्म जोशी से उसका हाथ दबाते हुए कहा। ओके, परसों तक के लिए राम राम। उसने मुझसे भी ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। प्रकाश के साथ में वापस आ गया। रायकोट से मैंने लुधियाना अपने होटल को फोन कर दिया था कि मैं रात को नहीं आऊंगा। एडवांस जमा होने की वजह से वो लोग भी मुतमईन थे। 2 दिन बाद एतवार था। उस रोज सालिग्राम की भी छुट्टी थी और मैं और प्रकाश तो वापस लुधियाना चले आए। सालिग्राम को मैंने एतवार की बड़ी जबरदस्त दावत दी थी। वो मेरा शिकार था जिस पर मुझे अभी मेहनत करना थी और जिससे बहुत सारे काम निकलने की तवक्का थी। कुदरत के इस इनाम को मैं किसी भी सूरत जाया करने के लिए तैयार नहीं था। लुधियाना हम शाम को पहुंचे। दोनों सीधे होटल ही गए थे, जहां चाय पीकर ताज़ा दम होकर हम शहर में घूमने चले गए। मैंने प्रकाश को चूंकि अपने लंबे चौड़े बिजनेस के मुतल्लिक एक कहानी सुना रखी थी
اور اسے یہی بتایا تھا کہ اب میری مصروفیات صرف بزنس تک ہی محدود رہیں گی اور 3-4 روز تک میں لدھیانہ سے اپنے بزنس کے معاملات طے کرنے کے بعد دہلی چلا جاؤں گا۔ اس لیے اس نے مجھ سے اگلے روز یعنی ہفتہ کے پروگرام کا نہیں پوچھا تھا۔ رات گئے میں ہوٹل پہنچا تو ایک خوبصورت الجھن میری منتظر تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئے بھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر ایک شریفانہ دستک سنائی دی۔ یس کمن، میں نے ہوشیار ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ایسے ہوٹلوں میں اجازت کے بغیر کوئی دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا کرتا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک ہوازادی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ خوشبوؤں اور دعوت کا ایک طوفان لیے اندر داخل ہوئی۔ شمع کیجیے، روم نمبر 130۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ کر جگر پاش نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اب سمجھ چکا تھا 2 ہی صورتیں تھی، یا تو وہ کوئی کال گرل تھی یا پھر CID کی مخبر، کیونکہ ایسے ہوٹلوں میں پولیس یا انٹیلیجنس والے براہ راست مداخلت کم ہی کیا کرتے ہیں۔ زیادہ تر کام ایسی لڑکیوں ہی سے لیے جاتے ہیں۔ کچھ بھی تھا، مجھے بہرحال اپنے رویے سے کسی شک کا اظہار نہیں ہونے دینا تھا۔ کمرے کا نمبر اس کے باہر لکھا ہے، میں نے بظاہر لاپرواہی کے انداز میں آرام کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے کیا بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گے؟ اس نے ادائے خاص سے میری طرف جھکتے ہوئے کہا اور میرا جواب سنے بغیر میرے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس بات کا فیصلہ تو ہوا نہیں کہ آپ میری مہمان ہیں یا کسی اور کی۔ میں نے کہا، مہاراج جی، اب میں آ گئی ہوں تو اپنا مہمان ہی سمجھیے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پرس بھی قریبی میز پر پھینک دیا۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ خواتین سے ایسے تو بات نہیں کی جاتی۔ اس نے اٹھ کر میرے قریب آنا چاہا۔ جان بچانی خاصی مشکل تھی، میرا منفی رویہ بھی الجھن کا باعث بن سکتا تھا۔ میں بھارتی معاشرے کا نئے دور کا نوجوان تھا، مجھے بہرحال اپنے آپ کو اس ماحول میں رنگنا تھا، ورنہ کچھ بھی ممکن تھا، لیکن میرے مقصد اور مشن کی عظمت میرے راستے میں حائل تھی۔ دیوی جی، آج کے لیے تو مجھے क्षमा کیجیے، میں نے ایک دوست کو وقت دے رکھا ہے، کاش آپ سے پہلے۔ میں نے خود آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مہاراج جی، میں کسی کے دھندے کو خراب کیوں کروں، لیکن ہاں تمہاری ٹپ تو بہرحال ہے۔ میں نے 10 کے 2 نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ تھینک یو فار یور وزٹ، آپ کے آنے کا شکریہ، آپ کے آنے کا شکریہ، میں نے بڑے احترام سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ صبح اٹھ کر میں نے دوبارہ ہوائی اڈے کا رخ کیا۔ میرا مشن ابھی نامکمل تھا اور جس نوعیت کی اطلاعات مجھے درکار تھیں ان کے لیے مجھے اکیلے ہی جانا تھا۔ ہفتہ کی صبح ایک مرتبہ پھر میں ایک دیہاتی گسیارے کے لباس میں ہوائی اڈے کی طرف جا رہا تھا۔ بس سے میں اڈے سے قریباً 2 میل پیچھے ہی اتر گیا تھا۔ یہ فاصلہ میں نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ اس وقت میرا حلیہ اور شکل ایسی تھی کہ پرکاش بھی غور سے دیکھنے پر ہی پہچان سکتا تھا۔ میرے سر پر لگی بالوں کی وگ اور بڑی ہوئی شیو، ہاتھ میں پکڑی چادر، کاٹنے کی درانتی اور کھرپے کے ساتھ کندھے پر رکھی میلی کچیلی سی چادر اور تن پر میلے کپڑوں کی وجہ سے دیکھنے والا پہلی نظر ہی میں مجھے کوئی گسیارا سمجھ سکتا تھا۔ بس کے سفر کے دوران میں آخری سیٹ پر ایک کونے میں، جہاں اکثر کوئی بدقسمت سواری ہی بیٹھا کرتی ہے، سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے باوجود سارے راستے مجھے بس میں سوار ہونے اور اترنے والوں کی وسیلی نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو میری شکل ہی اچھوتوں والی تھی، پھر اچھوت بھی نچلے درجے کا، بھلا کوئی برہمن میرا بس میں سوار ہونا کیسے گوارا کر سکتا تھا۔ بس کا کنڈکٹر مجھے تمام راستہ گالیوں سے نوازتا آیا تھا۔ یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی تھی کہ ہندو نیچ جاتی کے لوگوں کو انسانیت کے زمرے میں شمار نہیں کرتے، لیکن انسانوں سے انسانوں کا اتنا کربناک سلوک کہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ ہندو معاشرے کے اس مکروہ ترین روپ کو دیکھنے کے بعد ان کے خلاف میری دلی نفرت دوچند ہو گئی تھی۔ پنجاب کے اکثر علاقوں میں کچھ لوگ کھیتوں کے کنارے لگی گھاس کاٹ کر اسے قریبی منڈیروں میں یا پھر تانگے والوں کے ہاتھ فروخت کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ میں اس وقت ایسے ہی لوگوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ہوائی اڈے کے گارڈ روم کے سامنے سے جو سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر بنا ہوا تھا، گزر کر میں کچھ آگے نکل آیا۔ میری بے چین نظریں گارڈ روم کے ارد گرد پھیلے انڈین ایریا کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ ہوائی اڈے کے ارد گرد ویسے تو چاروں طرف اینٹی کرافٹ گنیں نصب تھیں، لیکن ایک جگہ خصوصی طور پر کچھ نئے قسم کا اسلحہ دیکھ کر میں نے وہیں ڈیرا ڈال دیا اور ایک یونٹ کے نزدیک کچھ فاصلے پر بنے کھیتوں کے کنارے لگی گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ گھاس کاٹنے کا عمل صرف میرے ہاتھ انجام دے رہے تھے، میرا ذہن اور آنکھیں مکمل یکسوئی کے ساتھ اس طرف لگی ہوئی تھیں۔ وہ سرد جنگ کا دور تھا۔ آکاش وانی اپنے پروگراموں میں اکثر شور مچاتی رہتی تھی کہ پاکستانی جاسوس بھارت میں، خاص طور پر مشرقی پنجاب، راجستھان اور جموں کشمیر کے علاقے میں گھس آئے ہیں، ان کی فلاں پہچان ہوتی ہے، کسی پر بھی شک گزرے تو قریبی پولیس اسٹیشن اطلاع کیجیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب صورتحال کچھ ایسی بنی تھی کہ ان تمام علاقوں میں، خاص طور پر سرحدی اضلاع اور دفاع سے متعلق علاقوں میں، لوگ خواہ مخواہ چوکنے ہو گئے تھے۔ آئے روز کسی نہ کسی فقیر یا ملنگ کی کمبختی آئی رہتی تھی۔ پہلے تو انہیں پکڑتے ہی دیہاتی مارنا شروع کر دیتے اور پولیس اسٹیشن جانے کی نوبت عموماً اس وقت آیا کرتی جب وہ اس بے گناہ کا مار مار کر بھرکس نکال دیا کرتے تھے۔
ہوائی اڈے کے ارد گرد واقع دیہاتوں میں یہ وبا کچھ زیادہ ہی پھیل چکی تھی۔ گاڑی میں کسی اجنبی چہرے کو دیکھ کر اس پر جرا شروع کر دی جاتی تھی۔ جب تک اس کا کوئی شناسا نہ نکل آئے اس کی جان نہ چھٹتی تھی۔ میرے ساتھ بھی یہی حادثہ گزرا۔ میں ارد گرد کے ماحول سے لا تعلق اپنے کام میں مگن تھا۔ وہاں موجود کسی فوجی جوان کو تو مجھ پر شک نہ گزرا۔ قریبی گاؤں کے 2 سکھ سیکیورٹی کے آدمی تھے، اس طرف آ نکلے اور مجھے ان کی آمد کا احساس اس وقت ہوا جب وہ میرے سر پر پہنچ چکے تھے۔